हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम जो लेसन देख रहे हैं वो है तरंग प्रकाश की। तरंग प्रकाश की में आज हम जिस टॉपिक को लेके आए हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं यंग का व्यतिकरण संबंधी द्विक रेखा छिद्र प्रयोग। यंग का व्यतिकरण संबंधी द्विक रेखा छिद्र प्रयोग सबसे पहले जानने वाले हैं। इसके बाद फिर जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में खूब नंबर लगा के पूछा गया है, फ्रिंज की चौड़ाई नापकर प्रकाश का तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना। ये जो है एक ही में जो है कई बार पूछा गया है, तो आज इसको हम कंप्लीट जानने वाले हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना अभी आपको तैयार हो जाएगा। देखो बच्चों, आप लोग अपनी तैयारी जो है रेगुलर करते रहिए, नए कंटेंट को डेली जो है नया तैयार करते रहिए। साथ में जो आपका पुराना कंटेंट हो उसका भी रिवीजन करते रहिए, नहीं तो नए के चक्कर में जो है पुराना भूलते चले जाओगे, तो ऐसा ना होने पाए। तो इसलिए हमेशा नए कंटेंट को देखिए और पुराना जो याद हो गया हो उसका भी रिवीजन करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले सिद्धांत देख लेते हैं इसका, उसके बाद जो है डेरिवेशन सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें यंग का व्यतिकरण संबंधित द्विक रेखा छिद्र प्रयोग, यानी इनका प्रयोग क्या था, तो प्रयोग में सबसे पहले हम सिद्धांत को देख लेते हैं, ये किस सिद्धांत पर इनका काम करता है। इसके लिए जो लिखा गया है इसको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इस डायग्राम को अगर आप समझते हैं तो डायग्राम के माध्यम से आप इन सभी बातों को लिख पाएंगे। जो थॉमसन थे यंग, जिनका नाम यंग था, थॉमसन यंग ने 1801 में किस सन में 1801 ईस्वी में प्रकाश के व्यतिकरण को अपने द्विक झिर्री प्रयोग द्वारा प्रदर्शित किया। यानी जो प्रकाश का व्यतिकरण होता है अपने द्विक झिर्री प्रयोग द्वारा जो है इसको प्रदर्शित किया, जो चित्र में प्रदर्शित किया गया। यानी ये आपको इस डायग्राम में देखो द्विचित्र, एक S1 है एक S2 है, इसी द्वारा प्रदर्शित किया गया है। ये डायग्राम में हमने बनाया है। अब जिसमें P एक पर्दा है, देखो एक पर्दा ये P है। सबसे पहले हमने पर्दा जो लिया है P है, जिसमें एक रेखा क्षेत्र यस है। आप देख रहे हैं एक इस P वाले पर्दे में केवल एक रेखा क्षेत्र यस है। पर्दा P के आगे, अगर आप P के आगे चलते हैं तो P के आगे कुछ दूरी पर एक दूसरा पर्दा Q है। देखो आप, ये दूसरा पर्दा जो है Q लगा हुआ है, जिसमें पास पास दो रेखा क्षेत्र S1 व S2 है। आप देख रहे हैं इस Q पर्दा पर S1 व S2 दो रेखा क्षेत्र जो है पास पास है। देखो ये क्षेत्र जो है S1 व S2 जो आपको Q पर्दे में दिखाई दे रहा है, इससे पहले जो S वाला क्षेत्र है ये इसके ठीक न होकर के बीचों बीच में उपस्थित होता है। आप देख रहे हैं S1 और S2 क्षेत्र के पहले वाले P वाले पर्दे में जो यस क्षेत्र होता है ये इसके बीचों बीच में जो है उपस्थित होता है, ठीक सामने ना होकर के बीचों बीच में उपस्थित होता है। पर्दा Q के सामने, अब अगर आप Q के सामने की बात करते हैं, तीसरा पर्दा एक R होता है, R स्थित है। जब पर्दे P पर बाईं ओर, यानी पर्दा जो P है बाईं ओर के रेखा यस पर एक वर्णी प्रकाश डालते हैं, यानी इस यस पर यहां से जो है एक वर्णी प्रकाश की किरण डालते हैं, तो पर्दा R पर समान चौड़ाई की दीप्त तथा अदीप्त पट्टियां एकांतर क्रम में बनती हैं। यानी जब यहां से एकल झिर्री से जो है प्रकाश की किरण डाला जाता है P पर, तो पर्दा R पर समान चौड़ाई की दीप्त और अदीप्त पट्टियां जो है दिखाई देती है। आप देख रहे हैं ये दीप्त पट्टी है, फिर अदीप्त पट्टी है, फिर दीप्त है, फिर अदीप्त है, यानी समान चौड़ाई की दिखाई देती है, जिसे चित्र में B व D से प्रदर्शित किया गया है। यानी इन पट्टियों को आप देख रहे हैं जो R पर्दा पर बना हुआ है इसे B व D से जो है प्रदर्शित किया गया है। इन पट्टियों को फ्रिंज कहते हैं। यानी जो पट्टियां प्राप्त होती हैं इन पट्टियों को फ्रिंज जो है कहा जाता है। सभी दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों से बना प्रारूप जो पर्दे पर दिखाई पड़ता है उसे व्यतिकरण प्रारूप कहते हैं। सभी दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों से, यानी दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों से बना प्रारूप जो पर्दे पर दिखाई देता है उसे व्यतिकरण प्रारूप कहते हैं। यानी इस प्रारूप को जो है व्यतिकरण प्रारूप कहते हैं। इसको और अगर ठीक से जानना चाहे तो ये अदीप्त फ्रिंज है जो आपको लाइनिंग में दिखाई दे रहा है, और ये दीप्त फ्रिंज है जो लाइनों के बीच में जो है स्थान दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से ये यंग का जो व्यतिकरण संबंधी प्रयोग है इसका सिद्धांत इस तरीके से बताया गया। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब हम फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र किस प्रकार निकाला जाता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक, यानी फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक किस प्रकार निकाला जाएगा, तो इसके लिए ये डायग्राम है
और डायग्राम के हिसाब से हमने लिखा है। क्या लिखा है कि माना एक रेखा क्षेत्र यस है, आप देख रहे हैं एक रेखा क्षेत्र हमारे पास ये यस है, जिस पर एक वर्णी प्रकाश यानी यहाँ से जो है एक वर्णी प्रकाश की किरण जो है प्रकाशित किया जाता है, यानी एक वर्णी प्रकाश की किरण जो है प्रकाशित किया जाता है। इस रेखा क्षेत्र के आगे यानी इस रेखा क्षेत्र के आगे दो रेखा क्षेत्र एक यस1 व यस2 दो रेखा क्षेत्र एक दूसरे से काफी नजदीक होते हैं। यस से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं यस1 या यस2 पर समान कला में पहुंचती है, यानी यस से जो भी प्रकाश की किरण चलती है भाई यस से जो यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं चलती हैं यस1 व यस2 पर समान कला में पहुंचती हैं। यस1 व यस2 भी द्वितीयक तरंगिकाओं के स्रोत बन जाते हैं। अब यहाँ पर जब ये पहुंचती हैं तो यस1 व यस2 जो है द्वितीयक तरंगिकाओं के स्रोत बन जाते हैं। इससे निकली तरंगे एक दूसरे के साथ अध्यारोपण के पश्चात डी दूरी पर स्थित पर्दे पर व्यतिकरण फ्रिंज बनाती हैं। अब यहाँ पर जो तरंगिकाएं निकलती हैं एक दूसरे पर अध्यारोपण के पश्चात ये जो डी होता है डी दूरी पर पर्दे पर जो है एक फ्रिंज का निर्माण करती है। इन फ्रिंजों की चौड़ाई यानी यहाँ की जो फ्रिंज होता है इन फ्रिंजों की चौड़ाई नापकर प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की गणना कर सकते हैं, यानी फ्रिंज की चौड़ाई कितना है इसे नापकर यानी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की गणना किया जा सकता है। आगे दिया माना कि पर्दे के P बिंदु पर यानी ये P बिंदु पर जो है दीप्त फ्रिंज यहाँ पर दीप्त फ्रिंज जो है बनती है। माना यस1 व यस2 का लंब अर्धक CO यानी यस1 और यस2 का लंब अर्धक यानी बीचों बीच का अर्धक जो है ये CO है। आप देख रहे हैं इन दोनों के बीचों बीच से ये CO जो है लंबवर्धक है, यानी दोनों को आधो आध पर विभाजित करता है। पर्दे O पर मिलता है, यानी ये CO कहाँ पर मिल रहा है ये O पर जो है पर्दे पर जाकर के मिलता है। P की O से दूरी P और O है इन दोनों की दूरी जो है वो x माना गया है। अतः यस1 व यस2 से P पर पहुंचने वाली तरंगिकाओं के बीच पथांतर भाई यस1 और यस2 से इस P पर पहुंचने वाली तरंगिकाओं के बीच पथांतर ये तरंगिकाओं के बीच का पथांतर जो है यस2P भाई यस2P माइनस यस1P भाई यस2P से माइनस यस1P है। तो यस1 से यस2P पर यस1 से यस2P पर लंब यस1A भाई इस पर जो लंब होगा वो यस1A होगा। यहाँ पर हमने जो है भाई यस2P पर एक लंब हमने यस1A जो है डाला है। बिंदु P पर दोनों तरंगों के बीच पथांतर ये जो बिंदु P है इन दोनों तरंगों के बीच पथांतर जो है यस2P माइनस यस1P भाई यस2P और इसमें से माइनस यस1P होगा, तभी तो ये बीचों बीच का पथांतर होगा। दोनों के पथों के बीच का जो अंतर होता है उसे पथांतर बोला जाता है। अब यस2P माइनस यस1P बराबर जो है यस2A होगा। आप देख रहे हैं कि यस2A यानी इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो यस2A जो है माना गया है। अब त्रिभुज यस1 यस2A में अगर देखा जाए भाई यस1 यस2A ये एक प्रकार का त्रिभुज बन रहा है और तथा त्रिभुज PCO और दूसरा त्रिभुज जो बन रहा है PCO। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक त्रिभुज यहाँ से ऐसे बन रहा है PCO, एक त्रिभुज ये बन रहा है जिसका कोण थीटा है और दूसरा त्रिभुज यस1 यस2A बन रहा है इसका भी कोण जो है थीटा माना गया है। अतः यस2A अपान यस1 यस2 यस2A अपान यस1 यस2 और ये बराबर होगा किसके बराबर होगा OP O है ये P OP अपान CP और ये CP OP अपान CP के बराबर होगा। भाई दो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज इस तरीके से आपको दिख रहा होगा और दूसरा त्रिभुज ऐसे छोटा सा दिख रहा होगा। यस2A ये यस2A की जो दूरी होगी वो OP के बराबर होगा और यस1 यस2 की जो दूरी होगी वो CP के बराबर होगा। इस CP की दूरी के बराबर होगा। ये CP जो आपको दिख रहा है इसके जो है समान होगा यानी बराबर। तो दूरी CO यानी अगर हम बात करें दूरी ये जो CO है यस1 यस2 की तुलना में बहुत बड़ा है। भाई ये है तो उसी का जैसा, लेकिन अगर ये तुलना किया जाए तो जो CU की दूरी है वो यस1 यस2 की तुलना में बहुत अधिक है। अतः CP को CU के बराबर लेने पर
यानी Cp जो है इसको अगर हम CO के बराबर ले लेते हैं, देखिए भाई H2A ये आपका हो गया H2A ये दूरी, S1 S2 ये दूरी हो गई, बराबर OP में आप देख रहे हैं ये O है और ये P है, OP और अपान CO यानी AC और O। अब इसमें सारी दूरियों को जो नापा गया है भाई S2A जो है S2A इसकी दूरी नहीं देखा गया, अपान D यानी S1 S2 की दूरी D है तो यहाँ D ले लिया गया और बराबर आप देख रहे हैं OP O और P को यक्स माना गया है तो यहाँ यक्स रखा गया। हम CO की बात करें तो CO को कैपिटल D माना गया तो यहाँ D रख दिया गया है। तो पथांतर अगर देखा जाए S2A यानी S2A यहाँ का जो पथांतर होगा वो बराबर आ जाएगा XD अपान D। भाई ये X और D होगा और अपान D आ जाएगा, इसी को जब ठीक करेंगे तो ये पथांतर हमें यहाँ पे मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम और आगे देखें तो दीप्त फ्रिंजों की स्थितियां, यानी सबसे पहले हम दीप्त फ्रिंज की स्थिति देख लेते हैं। तो यदि तरंगिकाओं के बीच पथांतर 0 लैम्डा 2 लैम्डा यानी इस तरीके से पहले 0 माना गया, फिर लैम्डा या 2 लैम्डा फिर 3 लैम्डा हो तो प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी, यानी इस समय प्रकाश की तीव्रता जो होगी वो अधिकतम होगी। अतः दीप्त फ्रिंजों के लिए XD अपान D जो होगा बराबर m लैम्डा होगा। बराबर किसके होगा? m लैम्डा के, जहां m जो होगा 0 1 2 3 यानी 0 भी हो सकता है, 1 2 3 भी हो सकता है। तो अथवा x बराबर अगर देखा जाए यहाँ पर x बराबर निकालेंगे तो m ये d लैम्डा अपान d स्मॉल d हो जाएगा। ये समीकरण 1 मिल जाएगा। उपरोक्त तो समीकरण 1 में यदि जो समीकरण 1 है अगर m बराबर 0 रखते हैं रखने पर केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की स्थिति तब मिलेगी और दूसरा m बराबर 1 रखने पर पहली दीप्त फ्रिंज की स्थिति प्राप्त होगी और अगर m बराबर 2 रखने पर दूसरी दीप्त फ्रिंज की दीप्त स्थिति जो है प्राप्त होती है। इस तरीके से m बराबर 3 रखेंगे तो तीसरी मिलेगी। जैसे जैसे आगे बढ़ाते जाएंगे वैसी दीप्त फ्रिंजों की स्थितियां जो है प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार अदीप्त फ्रिंजों की स्थितियों की अगर हम बात कर लें, यदि तरंगिकाओं के बीच पथांतर मान लीजिए लैम्डा बाई 2 हो या 3 लैम्डा बाई 2 हो या 5 लैम्डा बाई 2 हो या इसी तरीके से और आगे हो तो प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होगी। इस समय प्रकाश की तीव्रता का मान जो है न्यूनतम प्राप्त होगा। अतः अदीप्त फ्रिंजों के लिए अगर देखा जाए तो x अपान कैपिटल D बराबर m माइनस 1 अपान 2 और फिर लैम्डा होगा, जहां m बराबर 1 2 3 इस तरीके से हो सकता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसको आप x की वैल्यू जब निकालेंगे तो m माइनस 1 अपान 2 और फिर d लैम्डा अपान स्मॉल d ये आपको समीकरण 2 जो है प्राप्त मिल जाएगा, जो अदीप्त फ्रिंजों की स्थितियों के बारे में जान सकते हैं। तो उपर्युक्त समीकरण 2 में m बराबर अगर 1 रखते हैं, यहाँ m की वैल्यू 1 रख लिया जाए तो पहली अदीप्त फ्रिंज की स्थिति होगी और अगर m बराबर 2 रखा जाता है तो दूसरी अदीप्त फ्रिंज की स्थिति, इसी तरीके से m बराबर 3 रखेंगे तो तीसरी अदीप्त फ्रिंज की स्थितियां जो है प्राप्त होती है। तो इस तरीके से जो है फ्रिंज की चौड़ाई जो व्यंजक होता है इस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, यानी फ्रिंज चौड़ाई का जो व्यंजक है निकाला जाता है। दीप्त और अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई जो है ज्ञात किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करना और चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ।